हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोहन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने कैनरा रोबेको, मेरे और डीएसपी के हाइब्रिड फंड्स के रिव्यूज देखी। आज हम आपकी रिक्वेस्ट पे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में एक और रीजनेबली वेल परफॉर्मिंग अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसका नाम है आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड, उसकी रिव्यू करेंगे। इस फंड के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियो एलोकेशन और परफॉर्मेंस हिस्ट्री को चेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे हमने बात की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जैसे हमने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं और डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स आर इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स, एंड सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स आर इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बॉन्ड्स। तो इस फंड की अगर रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो 14.85% का, ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न सिंस लॉन्च है। कैगर रिटर्न 15% का काफी डिसेंट रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड की 1.3% है, तो ये थोड़ी हायर है, हायर देन कैटेगरी एवरेज मैं कहूंगा। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी एवरेज की अगर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जनरली इनका 0.8% से 1% के बीच में रहता है, तो मुझे लगता है कि इस फंड की जो एक्सपेंस रेशियो वो हायर देन कैटेगरी एवरेज है। 1.3% की एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है। फिर टर्न ओवर रेशियो या फिर चर्न रेशियो की अगर बात करें तो 34% का है, तो ये अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है, विच इज अ गुड थिंग। जनरली जब टर्न ओवर रेशियो या चर्न रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि उस फंड में बहुत ज्यादा खरीद बिक्री की जा रही है, बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है ऑफ इट्स पोर्टफोलियो स्टॉक्स और ऑफ इट्स पोर्टफोलियो बॉन्ड्स। तो इस बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें तो इसकी टर्न ओवर रेशियो 34% की काफी कम है, अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है। तो इस पे आप समझ सकते हैं कि इस फंड की जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन है। उन्होंने जो भी स्टॉक्स या जो बॉन्ड्स लिए हुए हैं उन पे उन्हें काफी कॉन्फिडेंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं इन दो स्टॉक्स और बॉन्ड्स। इस फंड में आपने अगर एक साल पहले 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 1,22,000। तो एक साल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। 10,000 की मंथली एसआईपी आपने अगर एक साल पहले स्टार्ट की होती तो आपने इन्वेस्ट किए होते 1,20,000 रुपए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू होती 1,48,000, करीबन 1.5 लाख के आसपास। 3 साल पहले की गई सेम नंबर्स की अगर वैल्यू देखें तो 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज हो गई होती 1,23,000। तो 3 सालों में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। आप देख सकते हैं एक साल में इसने 1 लाख को 1,22,000 बनाया और 3 साल में 1 लाख को 1,23,000 बनाया। तो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 3 सालों में नहीं रही है इस फंड की, और वो हम आगे जब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस की देखेंगे वहां पे भी हम इस चीज को देख पाएंगे। 3 साल पहले आपने अगर 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज अपने इन्वेस्ट किया होता करीबन 3,60,000 रुपए और उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाती 4,45,000 रुपए, 4.5 लाख के आसपास। 7 साल पहले की गई 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज हो गई होती करीबन 2.77 लाख, 2,77,000 रुपए। और 10,000 की मंथली एसआईपी आपने अगर 7 साल पहले स्टार्ट किया होता, आपने इन्वेस्ट किए होते करीबन 8,40,000 रुपए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, करंट वैल्यू होती करीबन 12,99,000, 13 लाख के आसपास। इस फंड के कई फंड मैनेजर्स से आप देख सकते हैं, 4 फंड मैनेजर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और वो और भी कई सारे फंड जो कि इनके डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं उनको भी मैनेज करते हैं, जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर इस फंड के कुछ और एलोकेशन डिटेल, सेक्टर एलोकेशन, इन सभी चीजों को देख लेते हैं यहाँ पे। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जैसे आपने पहले की भी वीडियोस में देखा होगा और हमने अभी तुरंत हल्के से जिक्र भी की थी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 65% और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या कैश पोजीशन में रखते हैं। तो इस फंड में आप देख सकते हैं मिनिमम तो 65% होता है, बट यूजुअली आप देखेंगे कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स 70-75% के आसपास उसकी इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, इस फंड ने 77-78% के आसपास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, इक्विटी पोर्टफोलियो में अपनी एलोकेशन रखी हुई है। बाकी की एलोकेशन इनकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और बाकी छोटी सी एलोकेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी है। इस पोर्टफोलियो में अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की जिक्र करें तो 71 नंबर ऑफ स्टॉक्स है, तो ये थोड़ी ज्यादा है, अपनी एवरेज से, कैटेगरी एवरेज से भी थोड़ी ज्यादा है। आप यूजुअली देखें कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, और हमने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के भी कई सारे एग्जांपल्स को पहले भी देखा हुआ है रिव्यूज में, तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो 50 से 60 के बीच में होते हैं। इस फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 71 है, तो थोड़े ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े ज्यादा है, थोड़ी ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मुझे यहाँ पे देखने पे लग रही है। अगर एवरेज क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो AA, यानी कि बेस्ट क्वालिटी तो नहीं है, AAA या फिर एसओबी या फिर A1+ क्वालिटी तो नहीं है क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, लेकिन ठीक ठाक सी ही रेटिंग है। AA की रेटिंग सेकंड रेट की रेटिंग आप मान सकते हैं, जस्ट बिलो द बेस्ट क्वालिटी पेपर्स, बेस्ट क्रेडिट क्वालिटी बॉन्ड्स, जस्ट बिलो दैट AA की क्वालिटी होती है। तो ठीक ठाक सी क्रेडिट क्वालिटी है, बहुत अच्छी तो नहीं है बट ठीक ठाक सी है।
और वही चीज आप यहाँ पे इस बार चार्ट में देख पा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है इसकी वो AA क्वालिटी के क्रेडिट पेपर्स में है, फिर उसके बाद कैश इक्विवेलेंट में, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलोकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हैं। मोस्टली इसकी जो आप देख सकते हैं करीबन 17-18% की एलोकेशन है वो AA रेटेड पेपर्स में। फिर इसकी जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसकी अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर एलोकेशन इसकी एनर्जी सेक्टर में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। यूजुअली हमने पहले की भी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को रिव्यू किया है तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा एलोकेशन उनकी फाइनेंशियल सेक्टर में होती है, राइट। लेकिन इस फंड की सेक्टर एलोकेशन सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो हम इसके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को भी जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा होल्डिंग है और अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट थ्राइस द सेक्टोरल एलोकेशन ऑफ इट्स कैटेगरी एवरेज इसकी एनर्जी सेक्टर में एलोकेशन है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल्स, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, FMCG, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्टर एलोकेशन में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। कैसे इस फंड ने 8 सेक्टर एलोकेशन लिया हुआ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कैटेगरी एवरेज से काफी कम, और एनर्जी सेक्टर और मेटल्स और कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी एवरेज से कहीं ज्यादा एलोकेशन इसने ली हुई है। इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी एलोकेशन है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और वही हमने यहाँ पे देखा एनर्जी सेक्टर। NTPC एनर्जी सेक्टर का एक स्टॉक है, काफी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इसने इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा एलोकेशन उसमें ली हुई है। फिर भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, ONGC भी एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, ITC, हिंडाल्को, वेदांता, सन फार्मा, इन्फोसिस, इंडियन ऑयल। तो आप देख सकते हैं काफी इसकी इंटरेस्टिंग सी, काफी अलग सी इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है। यूजुअली आप किसी भी म्यूचुअल फंड की जब होल्डिंग्स देखेंगे तो ये स्टॉक्स आपको टॉप होल्डिंग्स में नहीं दिखेंगे, लेकिन इस फंड ने इन सभी में टॉप होल्डिंग अपनी रखी हुई है। सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन इन सभी स्टॉक्स में इन्होंने लिया हुआ है। फिर इस फंड के कुछ और प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, क्वालिटीज देख लेते हैं। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की अगर बात करें तो वो भी एवरेज है, कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज रिस्क ही लेता है ये फंड, और अपनी कैटेगरी एवरेज के जैसा ही रिटर्न भी देता है। तो कोई खास इंप्रेसिव नहीं लगा, राइट, क्योंकि रिस्क भी अपनी कैटेगरी एवरेज जैसा ही लेता है, रिटर्न भी अपनी कैटेगरी एवरेज के जैसा ही देता है, तो कोई खास बात तो नहीं हुई। वही चीज आप यहाँ पे इस ग्राफ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे येलो डॉट कैटेगरी एवरेज को दिखाया हुआ है और ब्लू डॉट से इस फंड को दिखाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, रिस्क पैरामीटर है, और वाई एक्सिस पे रिटर्न पैरामीटर है। तो जो भी फंड्स अपनी रिस्क पैरामीटर में कैटेगरी एवरेज से कम होंगे, यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कैटेगरी एवरेज होंगे, दोज आर गुड फंड्स, एंड दोज फंड्स विच आर अबव द कैटेगरी एवरेज, यानी कि वाई एक्सिस पे कैटेगरी एवरेज यानी येलो डॉट से ऊपर होंगे, those funds are good funds, right? यही हमें आइडियली दिखना चाहिए कि our invested funds should be left of the category average on the x axis and above the category average on the y axis। वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपनी कैटेगरी एवरेज से ओवरलैप कर रहा है, रिस्क पैरामीटर में भी और रिटर्न पैरामीटर में भी अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, जो कि हमें यहाँ पे भी दिखा था कि अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है इन दोनों पैरामीटर पे। तो बहुत ज्यादा कोई इंप्रेसिव तो मुझे अभी तक नहीं लग रहा है ये फंड इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे। अगर आप इसको कंपेयर करें तो 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट आपने अगर इस फंड में इंसेप्शन से, जब से इस फंड की लॉन्च हुई है तब से आपने अगर 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता तो उस फंड की ग्रोथ कैसी रही है वो इस ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, रेड लाइन से इंडेक्स की ग्रोथ दिखाई हुई है, और येलो लाइन से इस कैटेगरी एवरेज की ग्रोथ दिखाई हुई है। अगर आपने कैटेगरी एवरेज में इन्वेस्ट किया होता, हालांकि कैटेगरी एवरेज नाम का कोई इंडेक्स नहीं होता है, कोई फंड नहीं होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली आपने अगर कैटेगरी की एवरेज में इन्वेस्ट किया होता तो उस फंड की इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ क्या होती वो यहाँ पे येलो लाइन से दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में तो इस फंड ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया अपने इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज दोनों को। इस फंड की कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं क्विकली, एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साल में इसने 15% का 15% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। 3 सालों में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, 7.3% की कैगर रिटर्न है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दी है इसने 7.3% की, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है। 3 सालों का पीरियड एक रीजनेबली लॉन्ग पीरियड होता है, रीजनेबली अप्रिशिएबल पीरियड होता है, उसमें इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो आप देख सकते हैं 7 सालों में इसने अपना बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है। 15.7% की, ऑलमोस्ट 16% की कैगर रिटर्न दी है, और ऑल टाइम में भी आप देख सकते हैं 15.5% की कैगर रिटर्न दी है, और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को डेफिनेटली आउट परफॉर्म किया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो परफॉर्मेंस की अभी भी ठीक ठाक है, अच्छी सी है, लेकिन अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 2-3 सालों के टाइम फ्रेम से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने आउट परफॉर्म नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है, एंड दिस फंड हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स। तो मुझे ओवरऑल समरी में अगर मुझे कुछ कमेंट करना हुआ तो मैं यही कहूंगा कि इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि इससे भी बेहतर फंड्स अवेलेबल है।
पहले भी हमने 3-4 अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को रिव्यू किया हुआ है। उन सभी रिव्यूज को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये फंड आपको फिर भी ज्यादा पसंद आता है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, क्योंकि हम यहाँ पे हर फंड को अलग अलग एंगल से अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो अगर किसी पैरामीटर पे आपको ये फंड अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भले ही इसने 2-3 साल में परफॉर्म नहीं किया लेकिन आगे चल के ये परफॉर्म कर सकता है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके जो फंड मैनेजर है शंकरन नरेन जी, वो भी काफी पॉपुलर फंड मैनेजर है, काफी रेप्यूटेड, काफी रेस्पेक्टेड फंड मैनेजर है। तो आपको अगर उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल पसंद आती है, उसमें कॉन्फिडेंस है, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये मेरे ऊपर होता है, इट वॉज अप टू मी, तो मैं शायद दूसरे फंड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता, उन पे फोकस करता, उनकी रिव्यूज देखता और उनको समझने की कोशिश करता। अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो हो सकता है आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अच्छा फंड है, हो सकता है आगे चल के इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और इंप्रूव हो जाए। ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इसकी मीडियम टर्म की परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो हो सकता है आप थोड़ा और टाइम दे सकते हैं इस फंड को, और इस फंड में अगर थोड़ी आउट परफॉर्मेंस की चांसेस बनती हैं आगे चल के बिकॉज ऑफ सेक्टर रोटेशन और बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ द फंड मैनेजर, तो आप इसमें हो सकता है कि आगे चल के ये अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। लेकिन मेरा मानना है ओवरऑल यही है कि आप बाकी फंड्स को कंसिडर अभी एट द करंट टाइम फ्रेम ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं। दिस फंड इज ओके बट नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन इट्स कैटेगरी। और सबसे पहले तो इन सभी सवालों का जवाब लेने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आपके लिए सही हैं भी या नहीं। तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स किन लोगों के लिए सही हो सकते हैं और किन लोगों के लिए उतने सही नहीं भी हो सकते हैं, और क्या आपको अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की जरूरत है भी या नहीं। तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी, उसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दे रहा हूँ। वो उस वीडियो को चेक करके आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया लग सकता है कि क्या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आपके लिए सही हैं या नहीं। तो अगर उस वीडियो को देख के और बाकी सारी जो हमने फंड्स की रिव्यू की हुई है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की, उन सभी को देख के आपको लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से बाकी सारे फंड्स इससे भी बेहतर अभी परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें फ्यूचर पोटेंशियल भी मुझे अच्छा दिखता है, तो आप प्रोबेबली उन फंड्स को पहले कंसिडर कर सकते हैं इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन जो हमने इस फंड को अच्छी अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू से एनालाइज करने की कोशिश की, एक होलिस्टिक व्यू डेवलप करने की कोशिश की, तो उन सभी से आपको फायदा मिलेगा। एंड दिस डिस्कशन प्रोवाइड्स यू यूजफुल इनपुट्स फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।